जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला को A to Z पढ़ेंगे। वर्णमाला के जितने भी टॉपिक होते हैं सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आज के बाद फिर कभी आपको वर्णमाला में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। हम शून्य से शुरू करके शिखर तक वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ एक शब्द है कलम। यह शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है क ल म। यह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आपने जाना, वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए या जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। दोस्तों, अ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर हिंदी में होते हैं। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप उत्तर देंगे 11। अ से लेकर औ तक यह 11 स्वर हिंदी में होते हैं। अब दोस्तों, जो अंत का 2 वर्ण बच गया, अंग और अह, यह न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों, हम जानेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक एक करके इन्हें समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। यह 4 वर्ण या 4 स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे दीर्घ स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब है दोस्तों प्लुत स्वर। ध्यान से समझिए। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दोस्तों, प्लुत स्वर का प्रतीक अंग्रेजी के यस की तरह या हिंदी के 3 की तरह है। जैसे आप देखिए ओम, तो यहाँ बीच में यस की तरह प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हम इसको इस प्रकार उच्चारण करते हैं ओम।
फिर देखिए ओम, यहाँ पर हमने दूसरा वाला प्रतीक का प्रयोग किया है, इसका उच्चारण भी इसी तरह होगा ओम। प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी सबसे अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर, इसका प्रतीक मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों हम जानेंगे संयुक्त स्वर। देखिए अभी इम्पोर्टेंट है संयुक्त स्वर। जो स्वर दो भिन्न स्वर से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जो स्वर दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हों उन्हें संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे देखिए अ और ई से मिलकर ए बनता है, अ और ए से मिलकर ऐ बनता है, अ और उ से मिलकर ओ बनता है, अ और ओ से मिलकर औ बनता है। तो दोस्तों यह चार स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ। इसका निर्माण कैसे होता है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम जानेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है स्वरों का उच्चारण स्थान, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अ और आ एक ही जाति के स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई दीर्घ ई एक ही जाति के स्वर, इनका उच्चारण स्थान तालु। ओ दीर्घ ऊ इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठ है। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा। ए और ऐ उच्चारण स्थान कंठ तालु, ए का कंठ और ऐ का तालु। ओ और औ कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ का कंठ, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और औ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए ओ और औ कंठोष्ठ कहलाते हैं, यानी कंठ और ओष्ठ। अब दोस्तों हम व्यंजन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क का उच्चारण करने के लिए हमें अ स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तब जाकर क का उच्चारण होता है। प का उच्चारण करने के लिए भी हमें अ स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तब जाकर प का उच्चारण होता है। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ व्यंजन का एक चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। व्यंजन का वर्गीकरण, सबसे पहले आप जान लीजिए कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक देखिए प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है, प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर उसी के नाम पर वर्ग का नाम पड़ा है। जैसे क ख ग घ ङ तो क वर्ग हो गया, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। तो दोस्तों क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने वर्ण हैं यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5×25 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है एक नज़र देख लीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के अवयव यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनमें से किसी न किसी को हमारी जीभ स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। जैसे देखिए क वर्ग,
अगर क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे क ख ग घ अंग, तो यह हमारी ध्वनि कंठ से आएगी। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग के जितने वर्ण हैं च छ ज झ ञ, इसका उच्चारण स्थान तालु है दोस्तों। ट वर्ग के जितने वर्ण हैं ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग के जितने वर्ण हैं त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग के जितने वर्ण हैं प फ व ह म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक यानी क से लेकर म तक के 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको अभी परिभाषा दिखाया कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान भी बता दिया स्पर्श व्यंजन के। अब देखिए य र ल व, य र ल व, यह 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से? य र ल व। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? देखिए, अंतःकरण से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व, यह 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इन वर्णों को बोलेंगे, तो ध्वनि हमारे अंतःकरण, हमारे हृदय से निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बड़ा स, जिसको हम तालव्य स कहते हैं, पिठफड़वा स, इसे मूर्धन्य स कहते हैं, छोटा स, इसे दंत स कहते हैं, और ह, यह 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी? 4 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स स स ह। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स स स ह ऊष्म व्यंजन है। यानी ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसमें ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। अब जानेंगे संयुक्त व्यंजन। देखिए, 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इनका निर्माण 2-2 व्यंजन से मिलकर हुआ है। जैसे देखिए दोस्तों, क और स मिलकर आपका छ बना है, यहाँ संयुक्त व्यंजन देख सकते हैं। त और र के मिलने से त्र बना है। ज और इ के मिलने से ज्ञ बना है। स और र के मिलने से स्र बना है। तो दोस्तों, छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में मूल व्यंजन कितने हैं, तो आप याद रखिएगा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इतने ही मूल व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। इसके अतिरिक्त 2 और वर्ण हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ढ, ड और ढ, ड और ढ, इनके नीचे बिंदी लगा रहता है। यह दोनों द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। इसे भी याद रखिएगा, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे वर्णमाला में
वर्णों की कुल संख्या। जैसा कि हमने बताया था 11 वर्ण स्वर होते हैं, 2 वर्ण अयोगवाह, 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन, 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन, 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन, 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन और 2 वर्ण द्विगुण व्यंजन होते हैं। इस प्रकार देखें तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 13 25 स्पर्श व्यंजन, 13 25 38, 4 अंतस्थ व्यंजन, 38 4 42, 4 ऊष्म व्यंजन, 42 4 46, 4 संयुक्त व्यंजन, 46 4 50 और 2 द्विगुण व्यंजन, 50 2 52। कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम जानेंगे श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्ण भेद। तो दोस्तों श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। इन्हें नोट कर लीजिएगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब प्राणवायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब प्राणवायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे कि देखिए यहाँ हरे रंग का बॉक्स, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, जो हरे रंग के बॉक्स में जो वर्ण हैं पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं। पहला क च ट त प, तीसरा ग ज ड द ब, 5वां अंग इय ड़ न म। यह पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यह 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। और जितने स्वर हैं सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब जानेंगे महाप्राण। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे देखिए जो पीले रंग के बॉक्स में है दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा ख छ ठ थ प, चौथा घ झ ढ ध भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन स स स ह, यह ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, नोट कर लीजिएगा, मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम जानेंगे नाद या कंपन के आधार पर वर्ण भेद। तो दोस्तों नाद या कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। हम सबसे पहले जानते हैं अघोष क्या होता है। देखिए अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब होता है नाद। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पर नाद या कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों, देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो हरे रंग के बॉक्स में है यह आपका अघोष होता है। पहला वर्ण क च ट त प, दूसरा ख छ ठ थ फ, यह पहला और दूसरा वर्ण आपके अघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन स स स, ह को छोड़ देना है, बस 3। ऊष्म व्यंजन स स स, यह भी अघोष होते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 13 होती है। पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5 5 10 वर्ण हो गए।
और 3 ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार कुल 13 वर्ण अघोष वर्ण होते हैं दोस्तों। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखिएगा। अब हम जानेंगे लास्ट सघोष। सघोष ध्यान से देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद नहीं होता उसे अघोष कहते हैं, और जहाँ होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सघोष वर्ण कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष होता है। जैसे देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो यहाँ पर पीले रंग के बॉक्स में है, यह आपके सघोष होते हैं, नोट कर लीजिएगा। और अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और ह वर्ण, 4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह वर्ण सघोष होता है, इसे भी नोट कीजिएगा। और सभी स्वर सघोष होते हैं, जितने स्वर हैं वे भी आपके सघोष होते हैं। इस प्रकार देखें तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण यानी 15 वर्ण ये, और 4 अंतस्थ व्यंजन 15, 4, 19 और 1 ह वर्ण 20 और सभी स्वर यानी 11 स्वर 20 और 11 कुल 31 वर्ण आपके सघोष होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी देवतुल्य दर्शकों का कोटि कोटि धन्यवाद।